नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का, जिसमें आज एक बार फिर से हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई की, जिन्होंने आखिरकार कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थामे लिया। जहां बीजेपी को लगता है कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी ज्वाइन करने से मजबूती मिलेगी और यह मजबूती न केवल हरियाणा में बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के कमल का दामन थाम ही लिया। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दोनों पति पत्नी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में आने से हरियाणा में पार्टी मजबूत होगी। मैंने पूछा कोई आपकी शर्त? कहने लगे कोई शर्त नहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। मैंने कहा मैं बिना शर्त आऊंगा और मेरा मान सम्मान, मैंने कहा आप ही का नहीं, आपका भी, रेणुका जी का भी, और पूरे जो कार्यकर्ता आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उन सब का मान सम्मान ये रखा जाएगा। हमने अपने पार्टी में विचार करने के बाद आज का दिन निश्चित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहमति दी, प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भी हम लोग सब सहमत हुए। अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं। किसी प्रकार से जो भी उन्होंने काम कराते हैं उसमें भी उनकी एक, मैं कहूँगा कि प्राथमिकता भी रहती है और उसको संपन्न करने में भी उनको सफल रहते हैं। इस प्रकार का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने दो प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण वहाँ की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में बना है। वहीं कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई ने बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ उनके मतभेद जरूर थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं था और अब मिलकर बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं खुद चलकर। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर थी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, जैसा इन्होंने अभी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज्यादा देना। आश्वस्त करना चाहता हूं और वादा करता हूं सभी नेताओं से कि मेरी ओर से और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो पंजाब के, सभी मन से आपके लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं मान सम्मान के और प्यार के भूखे हैं, उसमें आप कमी मत आने देना। और काम में, विश्वास में और लगन में मेरे कार्यकर्ताओं से कोई कमी नहीं आएगी। एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हम चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई मैदान में आए, पर उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला रहेगा वो हमारे लिए मान्य है। पूर्ण रूप से हमारा तन मन धन से हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर सेवा करेंगे। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में काफी समय से नाराज चल रहे थे। इस साल की शुरुआत में उन्हें कांग्रेस के हरियाणा इकाई के प्रमुख के पद पर नियुक्त नहीं किए जाने के बाद उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए थे। इसके बाद जून में हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस ने सभी पदों से हटा दिया। हिसार जिले के आदमपुर से विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई ने बुधवार को ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता भजन लाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने दूसरी बार कांग्रेस से नाता तोड़ा है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को हरियाणा में मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक साहब हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ केसी भाटिया जी हैं, इसके साथ ही इनेलो की तरफ से विजेंद्र रेणु जी यहां पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे अपनी पार्टी का, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजकुमार सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी, मैं आपके पास आते हुए, जो बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, कुलदीप बिश्नोई की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि ना केवल हरियाणा बल्कि पंजाब और राजस्थान में भी इसका असर होने जा रहा है, कुलदीप बिश्नोई की बीजेपी में ज्वाइनिंग बीजेपी को आने वाले सभी चुनावों में इसका फायदा होगा, आप मानते हैं क्या इसका, और कैसे आकलन करेंगे आप इसका? कुलदीप बिश्नोई भजनलाल के पुत्र हैं जी। उनकी बड़ी राजनीतिक विरासत रही है, लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कई मंत्रालय उन्होंने संभाले। ये ठीक है कि उस विरासत में, जनाधार में लगातार क्षरण होता गया। कुलदीप बिश्नोई उस विरासत को पूरी तरह संभाल के नहीं रख पाए, कुछ अपनी उनकी कार्यशैली, राजनीतिक शैली, कुछ बदलते राजनीतिक हालात। लेकिन आज भी कुलदीप बिश्नोई का अपना एक जनाधार है जो उनको विरासत में मिला है, और वो जनाधार हरियाणा में तो है ही, क्योंकि वो बिश्नोई समाज से आते हैं और बिश्नोई सभा के संरक्षक या शीर्ष पद पर भी हैं। तो उस नाते राजस्थान में भी उनका बड़ा मान सम्मान है बिश्नोई समाज। तो इसमें दो राय नहीं कि कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से, जहां एक तरफ कुलदीप बिश्नोई की डगमगाती राजनीतिक नैया को एक सही राह किनारा मिलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ न कुछ जनाधार में वृद्धि होगी, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि राजस्थान में भी, जहां अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। सबसे पहली कसौटी, अच्छा बोलिए आप। आदमपुर में होने वाला विधानसभा उपचुनाव, जिसके बारे में तय मान के चलना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं रही हैं, जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं रही हैं, स्वाभाविक तौर पर वह भी बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई चुनाव मैदान में उतारना चाहेंगे। बाकी अब समय देखते हैं। हाँ ठीक है, मैं लौटता हूँ सर आपके पास। मलिक साहब, अगर राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं, आपकी ओर से भी ये दावा किया जा रहा है, बीजेपी भी ये कह रही है कि बहुत फायदा हमें आने वाले समय में होने वाला है कुलदीप बिश्नोई का, और बिश्नोई समाज जिस तरीके से एकजुट होकर हो सकता है कि आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई का साथ दे, उससे आपको फायदा होगा, तो ये तो अच्छी बात है, और राजकुमार जी भी ये बात कह रहे हैं। तो इसमें आपका सवाल क्या है? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही मलिक साहब, आपने मेरी आवाज नहीं सुनी? मैंने आपकी आवाज सुन ली, मैं आपसे ये पूछा हूँ इसमें आपका सवाल क्या है? मलिक साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, कितना फायदा आपको होने वाला है, कितना फायदा आप मान रहे हैं, और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा? मैं मानता हूँ कि मानने में तो देखिए, लोग अभी भी राहुल गांधी को बुद्धिमान मानते हैं, लोग बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लोग बोलते हैं सब कुछ होगा। मानने की, जहां तक व्यक्तिगत अपनी मानने की बात है, वो तो अपनी महत्वाकांक्षा और अपने विवेक की बात है जी। लेकिन इसका सही आकलन जो है वो तो आपको चुनाव ही बताएंगे। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से आप किसी भी नेता की बात करें, चाहे हेमंत शर्मा बिस्वा की बात करें, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, आप जितेंद्र प्रसाद की बात करें, आप अन्य नेताओं की बात करें जो टीएमसी में गए या अलग अलग जगह गए, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस से सब कुछ, जो भी एक पॉलिटिकल कैपिटल है, वो सरमाया जो है वो छटकते जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक घर जो है, उसका बुजुर्ग, जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, जब उसका घर टूटता है तो कसूर सिर्फ उसका नहीं होता जो घर छोड़ के गया है, कसूर उसका होता है जिसके पास जिम्मेवारी है कि घर संभाल के, परिवार संभाल के रखना है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि घर की जो बड़ी हैं वो इस लायक नहीं है कि वो घर की जिम्मेवारी संभाल सकें, और इसलिए बार बार जो लोग हैं वो छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं। आप हालिया में देखिए कितने लोग गए,
अब सवाल ये बार बार आता है कि क्या ये आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है, ये लीडरशिप की प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस को आंसर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री चलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा के संदर्भ में वो रिमोट कंट्रोल से चल रही। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मलिक साहब, मुझे लगता है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी जो कह रही है कि हमें न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान और पंजाब में भी इसका लाभ होने वाला है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, हर कार्यकर्ता ये बोल देना कि जी वो अपने आप नहीं है, ये है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कांग्रेस का कल्चर क्या है। कांग्रेस के कल्चर जो है उसको डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है। कांग्रेस एक जमावड़ा है नेताओं का जिनके अपने अपने संगठन हैं, और भाजपा वो दल है जिसमें दल के नेता हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो जब ऐसे लोग जिनका अपना एक जनाधार होता है वो ऐसे बड़े संगठन के अंदर घुसते हैं, आते हैं, तो उनके साथ जो उनके कार्यकर्ता आते हैं, उनकी जिस प्रकार से भाजपा ट्रेनिंग कराती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप को भाजपा के रंग और ढंग में डालते हैं, और उसके बाद जिस तरह से वो निखरते हैं वो कम होता है। अब बात वही आ जाती है कि आप सड़क चलते हुए एक व्यक्ति को हीरा पकड़ा दीजिए, उसको हीरे की समझ नहीं होगी, लेकिन अगर किसी जौहरी को पकड़ाओगे वो ये देखेगा कि मैं इसको कितना तराश सकता हूँ। ठीक है, तो फर्क तो वही है ना। मैं आता हूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं समझ गया बात आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाटिया जी, आपको हीरे की परख नहीं थी क्या? और इसी वजह से आपका एक और बड़ा नेता, दिग्गज नेता आपको छोड़कर चला गया, देखिए जो मलिक साहब कह रहे हैं। जी देखिए, हीरे की परख होना ना होना इनको ज्यादा मालूम है बीजेपी वालों को। इन्होंने पहले उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जब उन्होंने आंख दिखानी शुरू करी कि 45 पे लड़ूंगा और मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, तब इनको ये लगा कि हीरा क्या, ये तो जलता हुआ कोयला हमारे हाथ में आ गया। उससे पिंड छड़ाया इन्होंने। फिर वो कांग्रेस में उनकी होम कमिंग होगी, वापिस आ गए कुलदीप बिश्नोई जी। और ये अभी मलिक साहब हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, गुटबाजी है। इनको अपने लोग जो छोड़ कर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, उनका नजर नहीं आता। शत्रुघ्न सिन्हा जी छोड़कर गए, यशवंत सिन्हा जी छोड़कर गए, वो इनको नजर नहीं आता। इनके बड़े नेता जब छोड़ के जाते हैं तो इस पे चुप्पी साध लेते हैं। और जब कोई कांग्रेस का, कोई इस तरह का कांग्रेस में अगर कोई आदमी है जो महत्वाकांक्षी है, उसको उसके मुताबिक उसको नहीं मिलता, उसके मुताबिक नहीं मिलता, वो छोड़ के जाता है, तो वो इनको नजर आता है कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में ये है। बीजेपी में हमारे से ज्यादा फूट है। एक बार जवाब देना। फूट फूट का मतलब ये नहीं होता। हर आदमी के व्यक्तिगत विचार होते हैं जी, हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार होते हैं हर एक के। तो पार्टी में रह के अगर कोई विचार की भिन्नता रखता है, अपना पक्ष रखता है पार्टी के अंदर, तो उसको आप धड़ेबाजी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। कुलदीप बिश्नोई भी पार्टी में रहकर अपनी बात करते रहे हैं, दूसरे नेता भी करते रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस बड़ा सवाल ये है ना भाटिया साहब, बीजेपी, भाटिया जी, बड़ा सवाल ये है कि आप सुनिए, ये हो क्या रहा आपकी पार्टी में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? एक के बाद एक बड़े बड़े नेता आपको छोड़ते जा रहे हैं सर। आप माने या ना मत माने, आप माने या ना माने, नुकसान तो होता है पार्टी को, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसे कह देने से। लेकिन सच तो यही है कि नुकसान तो होता है, चाहे थोड़ा नुकसान हो, ज्यादा नुकसान होने का नुकसान तो होता है। कौन से बड़े नेता छोड़कर मैंने बीजेपी नेशनल पार्टी के, बीजेपी के बड़े नेताओं की मैंने बात करी है, उसका इनके पास कोई आंसर नहीं। मलिक साहब मान ही नहीं रहे, मलिक साहब तो कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा है ही नहीं बड़े नेता। मैं आपसे एक मिनट आप भाटिया साहब, एक तो ना अलूल जलूल देखिए, इनके स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वो। आप मेरे को ये बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, उनके छोटे नेता उठाते हैं। यहाँ ये थोड़ी होता है कि आपको कोई बबौती बन जाती है कि आप ही बनेंगे। हमने बनाया नहीं बनाया, संगठन ने नहीं बनाया। अब मैं आपसे ये बताता हूँ कि आप ये बताइए कि भाजपा के बिना तो हमारी पार्टी ने भी, हमारी पार्टी ने, अरे सर मेरा जवाब तो होने दीजिए, उसके बाद आप बोल लेना जो बोलना है। सर मेरा कहना इतना था जी, आप मेरे बात में आपने टोक दिया, तो आपकी बारी अपने आप ही शुरू होगी, बोलते रहिए फिर।
मेरे को तो एंकर ने बोला, अगर आप आकर सुनने की भी शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, मलिक साहब पहले उनको सुन लेते हैं, मलिक साहब पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद ठीक है। कोई बात, अभी विजय जी का तो नंबर भी नहीं आया, वो तो अभी तक वो तो अभी देखिए हेल्दी डिस्कशन कीजिए, ऐसे इस तरह से अच्छा नहीं लगता। बोलिए आप बोल, एंकर साहब ने बोला तो आप बोल लीजिए, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, आप दोनों के पास ही आ रहा हूँ मैं। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे को जरा बात खत्म करने दीजिए। अच्छा, ये जल्दी से मलिक साहब, या शत्रुघ्न सिन्हा हो, जब तक बीजेपी में थे तब तक अपने आप जो संगठन के बल पे जीते। अगर संगठन से अलग हो गए, क्या वो अपनी आइडेंटिटी बना पाए? नहीं बना पाए। तो सामने आपके किसी का भी, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, संगठन से हटके सुश्री उमा भारती जी भी गई थी और फिर वापस भी आई, उनको भी समझ आया। देखिए ये फर्क है, ये कांग्रेसी प्रवृत्ति मानसिकता ये समझ नहीं सकती कि दल के नेता क्या होते हैं और नेताओं का दल क्या होता है। अभी समय लगेगा, समझ जाएंगे तो आगे बात करेंगे। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। विजय जी भाई, सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं तो, कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने से, कांग्रेस को छोड़ने से किसे नफा किसे नुकसान? इनेलो कैसे देख रही है? इनेलो को कुछ नफा नुकसान दिख रहा है क्या इसमें? हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, इनेलो को तो फायदा हो ही रहा है, लगातार बढ़ोतरी पर चल रही है इनेलो, जो 2019 के बाद लगातार आगे बढ़ रही है और उसका परिणाम जो है निकाय चुनाव में आप सबके सामने है। जहां तक बिश्नोई जी की बात पर आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका देखिए साफ सी बात है, अगर घर से कोई सदस्य जाता है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है चाहे वो बड़ा लीडर है, जिस लेवल का होता है उस लेवल का उस दल को नुकसान जरूर होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को तो देखिए सीधा नुकसान है, न केवल कुलदीप बिश्नोई का, और भी अन्य काफी सारे नेता गए हैं इसमें से, तो उनका भी काफी नुकसान कांग्रेस झेल रही है आज के दिन। और अभी जैसे भाटिया जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर गए हैं, जसवंत सिन्हा जी गए हैं, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा गए हैं, या और अन्य उमा भारती गई वापस आ गई, जो इन्होंने गिनाए हैं। देखिए ये काम कांग्रेस का बनता है कि वो उनको जनता के सामने लाए कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे दरार पड़ी हुई है। आज जैसे नितिन गडकरी जी ने स्वयं जो है पीएम के खिलाफ बयान दिया है, उन्होंने कहा है लोकतंत्र के ऊपर जो न खतरा मंडरा रहा है, इस तरह के हम लोकतंत्र नहीं चला करते थे। इस तरह की बातें, कांग्रेस एक राष्ट्रीय विपक्षी दल है, कांग्रेस पता नहीं क्यों डरी हुई है बीजेपी पार्टी से और उनकी कमियों को आगे नहीं उठाती है। इसी का दुष्परिणाम है कि आज कांग्रेस का दल जो है, ये भाई बुरा ना माने, एक बंद होने वाली कंपनी के मॉल की तरह से बना हुआ है, जहां लिखा जाता है सेल सेल सेल, यानी कोई भी आयो जिस भाव में मिले ले जाइए। वो हाल आज कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो लगातार नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो खास बात आती है कि बीजेपी को कितना फायदा है। मैं ये कहना चाहूंगा, बीजेपी को इसमें लेस मात्र भी फायदा नहीं है। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब कोई ऑलरेडी दल जो है उसके पास, चाहे वो सिरसा की बात हो, चाहे वो हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे वीरेंद्र सिंह है, दुष्यंत जी हैं, वो यानी कि इनका दल ऑलरेडी अपना भरा हुआ है और अब तो वहां से निकलने की बारी लगनी थी, लेकिन कुलदीप जी उसमें चले गए। और अभी रमन जी की भी बात आपने बार बार सुनी होगी, आपने रमन जी के 3 बार आपने क्वेश्चन किया, आपको क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है। रमन जी ने एक बार भी फायदा की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ किया कि ये हीरा हमारे को मिला, हम इसको निखारेंगे, इसको प्रशिक्षण देंगे। और हाँ नहीं, रमन जी उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, ये नफा नुकसान की बात नहीं करे, ये तो कह रहे हैं जैसे एक आम कार्यकर्ता हमारे पास आया है और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है, क्योंकि अब इनको पता उसने ज्वाइन कर लिया, अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, अब उससे होने वाले फायदा ये बताएं तो उसको वजन नहीं देना चाहते, उसको नहीं चाहते कि उससे हमारे को फायदा होगा। इसलिए एक बार भी बड़े सुलझे हुए ढंग से रमन जी ने एक बार भी ये बात नहीं दिया। एक मिनट, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी को इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी जो है, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी को जो विरासत मिली थी, मैं ये कह रहा था मलिक साहब, मैं ये कह रहा था पिताजी के देहांत के बाद, और 2007 में इन्होंने अपनी हरियाणा जनहित पार्टी बनाई, उसके बाद से लगातार कुलदीप बिश्नोई जी का जन आधार जो है वो घटता जा रहा है। और अब ये बीजेपी में जाकर के शामिल हैं, तो अब ये जो चुनाव होना है, ठीक है,
मैं ये कह मलिक देखिए, साहब देखिए ऐसा है। हाँ ठीक है, मैं एक चीज मैं जवाब दे देता हूँ आपका। हाँ जवाब आप दे दीजिए। कांग्रेस से और मलिक साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मलिक साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर मेरा छोटा सा सवाल ये है आपसे, क्योंकि अब ये आरोप आपके ऊपर बार बार लग रहा है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। लगातार आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराते जा रहे हैं, इस पर आपका जवाब? जी मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले बात आपको ये समझनी चाहिए कि जो आप बात कह रहे थे, जो INLD के मित्र कह रहे थे और वो कह रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई का कोई नफा नहीं होगा, यही आरोप लगा रहे थे ना। एक्सपेंडेड कैपिटल जिसे बोला जाता है इसी टर्म में कि जी वो ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है। जब आपको ये लग रहा है कि वो उसका कोई काम नहीं है, आपके हिसाब से वो बेकार है, खोटा सिक्का है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हम उसको कैसे चलाते हैं और कैसे हमने चलाना है, हम उसमें क्या हुनर देखते हैं, ये तो हमारे ऊपर है ना। और हम दिखाएंगे कि जिसको आप खोटा सिक्का कह रहे हो तो निकल के हीरा कैसे बनता है, कि हम दिखाएंगे आपको। मैंने ये कहा कि आपको कोई फायदा होने वाला नहीं उससे। अरे मेरे को तब फायदा नहीं होगा ना जब वो किसी चीज वो चीज काम की ना हो। अगर चीज काम की है मेरे हिसाब से और मैं वो लेता हूं और मैं आपको उसमें से हुनर भी फायदा भी सब कुछ निकाल के दिखा दूंगा, तो फिर तो एक बारी मान जाओगे ना कि हम लोगों के अंदर नीति है, आप लोगों के अंदर पॉलिटिक्स का टिक है। अब दूसरी बात जो मेरे से एंकर साहब ने पूछी थी, मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए साहब, ऐसा है कि हर बारी हर चीज के अंदर सिर्फ ये बोल देना कि जी ये हो गया वो हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। हमने हर बारी ये दिखाया है कि पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल माइंड, ये दोनों चीजों की एक बहुत भारी किल्लत भारत के विपक्ष में है। जब हम विपक्ष में थे, हमने विपक्ष की भूमिका बतौर निभाई और जिसका परिणाम ये है कि भारत की जनता ने ये बोला कि जो विपक्ष में इतना अच्छा काम कर सकता है उसको ये दो कि वो हमारी सेवा करे। वहीं पे इन लोगों से विपक्ष की भूमिका में भी 33% मार्क्स लेकर पास होने की काबिलियत नहीं है। जिस दिन वो कर लेंगे उस दिन बैठ के आगे बात करेंगे ना। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हिसार और भिवानी में, आप पूरा हरियाणा तो छोड़ दीजिए, हिसार और भिवानी में कांग्रेस को इन्होंने कितनी मजबूती दी है वही आप देख लीजिए। इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा तो नेता, एक काम करें ना। हाँ एक काम करें, हाँ, अगला जब भी आदमपुर का इलेक्शन होगा, पहले तो सुरजेवाला जी को निपटाने के लिए 2 जगह से MLA बनाने के काम कर रहा था हुड्डा साहब ने। अब अपने बेटे को उसके कुलदीप बिश्नोई के बेटी के सामने खड़ा करना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो भी कांग्रेस के टिकट मत दो और हम बीजेपी का नहीं टिकट देते, इंडिपेंडेंट लड़के दिखा दो। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी चुनौती को स्वीकार करेगी? ये चुनौती तो कल भी दी थी कुलदीप बिश्नोई ने और आज भी दे रहे थे। भूपेश सिंह हुड्डा मेरे खिलाफ है, मेरे बेटे का दिखाएं। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला बड़े ध्यान से सुनिए। दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस टिकट ना दे, वो इंडिपेंडेंट लड़े। भव्य बिश्नोई को बीजेपी टिकट ना दे, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भाटिया जी बोलिए। देखिए, गैर जिम्मेदाराना सी बात कर रहे हैं आप हमारे रमन जी। ऐसे कभी नहीं होता कि कोई भी पार्टी का कोई प्रवक्ता कभी चैलेंज कर रहा है, कभी कुलदीप बिश्नोई जी चैलेंज कर रहे हैं, कभी बीजेपी का कोई नेता चैलेंज कर रहा है, कभी कहता है दीपेंद्र हुड्डा जी आ जाएं हमारे मुकाबले में, कभी कहते हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी आ जाएं। तो इनके कहने से हमारी पार्टी काम करेगी क्या? हमारी पार्टी का एक अपना सिस्टम है, हमारी हाईकमान से वहां से फैसला होता है कि किसको हमने कहाँ पे चुनाव लड़ाना है, किसकी यूटिलिटी कहाँ पे है। इन लोगों के कह देने से, मैंने तो कल भी डिबेट में यही कहा कि आप जो है ना ऐसे चैलेंज करके बब्बर शेर और बकरी का मुकाबला कराने की बात है। बब्बर शेर इतना वो नहीं होता कि वो बकरी से कहेगा कि मैं तेरे साथ मुकाबला करता हूँ। ले आओ ना बब्बर शेर के बच्चे को सामने। अरे आपने
अपनी औकात में रह के बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपने कुलदीप बिश्नोई गलत बात है चैलेंज भाटिया कर दी, जी, वो शब्दों हमने का चयन देखना क्या नहीं, करना। शब्दों का चयन हमारी पार्टी नहीं, आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आप आप दोनों से मेरी गुजारिश है कि शब्दों का चयन ठीक करें प्लीज। शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। देखिए आप दोनों पढ़े लिखे हैं, अपनी अपनी पार्टी का भैया इंटरेस्ट भैया तू अरे भैया तू हरियाणा का रहने वाले, मैं भी कोई इंग्लैंड से नहीं आया हुआ, मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूँ। तू करना मुझे भी आता है, अपने औकात में मैं दोबारा फिर कहूंगा। इसमें क्या बदतमीजी है? तो आप तू करके बोलो तो मैं आपको महाराज जी कहूंगा, मलिक साहब कहूंगा। जब मैं आपको भाटिया साहब कह रहा हूँ तो आप मेरे को चलिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। भाटिया साहब कहाँ कह रहे हैं आप? ये पर्सनल डिबेट नहीं है। केसी भाटिया जी, मलिक साहब, मुझे भी आता है तू करना। पहले आपने करी है, मुद्दे पर मुझे आते भी हैं, हरियाणा का कल्चर आता है, गाँव का कल्चर मुझे भी पता है, किसको किससे कैसे बात करनी है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। भाटिया जी, मलिक साहब, आप दोनों इतने समझदार व्यक्ति हैं सर, है ना? इतने अरे मलिक साहब उसके ऊपर मत बात करने की तमीज डिबेट कीजिए। मलिक साहब मैंने उनसे भी गुजारिश की है, बदतमीजी पे आ जाए। बात करने की तमीज आपको कहा, आप भी तो तू समय खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपने मैं आपको पर्सनली कभी मिला नहीं, मैं अंदाजे से कह सकता हूँ उम्र में आपसे 20 साल बड़ा। मैंने उनको बोला है कि शब्दों का चयन ठीक करें, शब्दों का चयन मेरी 65 साल की उम्र है, 40 साल की मेरी वकालत है, 1976 से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ मुझे सिखाएंगे? गलत हुआ है सर, गलत बात है भाटिया जी। ऐसे शब्दों का चयन मत करिए और ऐसे शब्द मत बोलिए प्लीज, ये गलत बात है। तू करके बोलने का क्या मतलब है? हम भी बोल सकते हैं तू। आपने मुद्दे पर आते हैं भाटिया जी, औकात दिखा दूंगा, अपनी औकात में रहो। मलिक साहब, मलिक साहब प्लीज, जितना बात को आप बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर। जब कुलदीप बिश्नोई जी ने कह दिया कि मैं चैलेंज देता हूं, तो आप बैठ के आप देवेंद्र हुड्डा जी को चैलेंज दे रहे हैं। भाटिया जी, मलिक साहब अब कुछ नहीं कह रहे। तो आपको पार्टी ने अथॉराइज किया है क्या? आप अपनी बात रखिए ना सर, आप अपनी बात रखिए। साहब ने आपको बात रखिए भाटिया जी। भाटिया जी आप चैलेंज कर रहे हैं। भाटिया जी क्या तथ्य नहीं आपके पास? मलिक साहब एक मिनट, मैं तो बोल रहा हूँ कि जी हम भी टिकट नहीं देते, आप भी नहीं दो, देख लेते हैं। अरे चलिए एक सेकंड भाटिया जल्दी से। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई भाटिया जी आप मुद्दे पर आइए। भाटिया जी में समय खराब, कोई लड़ाएगी, हमारी पार्टी लड़ाएगी, आप कौन होते हैं? चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूँ। आप अपनी पार्टी का फैसला करो। राजकुमार जी, शेर है। राजकुमार जी आपको मेरी आवाज आ रही है? रेणु बिश्नोई को लड़ाना है आपने, किसी समय खराब हो रहा है सर, समय सर आप दोनों समय जाया कर रहे हैं। देते हैं ना आप। मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब हो गया सर, उन्होंने बोल दिया। ये नहीं हुआ अभी, नहीं ये अभी नहीं हुआ। अगर बदतमीजी कोई करेगा तो मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। वो मैं आप दोनों को बोल रहा हूँ सर, मैंने उनको भी बोला है, गलत नहीं। मैंने भाषा बोलनी मुझे आती है भैया, मुझे मजबूर मत करो सर। लेकिन देखिए 10 मिनट खराब कर दिए सर, 10 मिनट खराब कर। जो लोग हमें भी देख रहे होंगे क्या सोचेंगे? भाई मैं भी हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैं भी दे सकता हूँ जवाब उसी भाषा में। मैं वही कह रहा हूँ सर, नहीं सबको चिंता न करो आप। डिबेट से ज्यादा मेरे को मेरी इज्जत है और मैं बदतमीजी किसी की भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर आप हमारे मेहमान हैं, आपका पूरा सम्मान। राजकुमार जी रखी है। चलिए मैं आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ मैं। राजकुमार जी आपने बीजेपी की, कांग्रेस की, दोनों के प्रवक्ताओं की बात सुनी है और किस तरीके से एक दूसरे को चुनौती यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि कोई नई बात नहीं, चुनौती से पहले भी लगातार दी जाती रही है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं चुनौती को जो एक दूसरे को दी जा रही है दोनों तरफ से? देखिए अमित जी, राजनीतिक तौर पर चुनौतियां देना लेना कोई नई चीज नहीं है, लेकिन रमन मलिक जी और केसी भाटिया जी दोनों अपने अपने दलों के बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। वो एक सुझाव मेरा जरूर है कि थोड़ा सा संयम बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छे शब्दों के चयन के साथ भी अपनी बात आप तार्किक तरीके से कह सकते हैं, आक्रामक तरीके से कह सकते हैं। शब्दों का चयन सोच समझ के करें। बिल्कुल, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। अब मैं आता हूं, जो सवाल है मुख्य भाजपा और कांग्रेस के बीच का फर्क, हम यही चर्चा कर रहे थे, लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों जा रहे हैं। और हालांकि उसमें केसी भाटिया जी ने सवाल भी उठाया कि भाजपा से भी बहुत लोगों ने पलायन किया है, पार्टी छोड़ी है। हमें दो चीज समझनी चाहिए जो कार्यशैली का फर्क है दोनों दलों में। कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा में शामिल होने से पहले राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के तमाम नेताओं से मुलाकात की, एक से अधिक बार की। तो भाजपा किसी नेता का आकलन कैसे करती है, उपयोगिता कैसे तय करती है और फिर उसको किस तरह लाती है,
वो एक फर्क देखिए, कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में शामिल होते हैं भाजपा मुख्यालय में जी, लेकिन किनकी मौजूदगी में होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। ऐसा नहीं कि कोई नियम होता है कि दोनों को होना चाहिए मौजूद, लेकिन एक संदेश देने के लिए आप हरियाणा के राजनेता हैं, आपको हरियाणा में राजनीति करनी है, ये हमारा हरियाणा का नेतृत्व है, इनके दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में आपको राजनीति करनी है और आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। एक ये फर्क होता है। कांग्रेस में हम लोग क्या देखते रहे, कई लोग आए, ऐसा नहीं आए, अभी भी कुछ लोग आए, किसी एक ने शामिल करा दिया, दूसरा बड़ा नेता नहीं गया, उसने सवाल उठा दिया, दूसरे बड़े नेता ने शामिल करा दिया, पहले नेता ने सवाल उठा दिया। तो एक समरसता और सामंजस्य की जो कमी होती है पार्टी में, वो बहुत दूरगामी असर डालती है। कैसी पार्टियां एक सवाल पूछ रहे थे कि कांग्रेस से कौन कौन से बड़े नेता गए। रघुन मलिक जी ने नाम नहीं गिनाए, मैं गिना देता हूँ। नहीं, नाम मैं भी गिनाता हूँ। जीत गए, दिखाया जी, जितेंद्र प्रसाद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं हरियाणा से इतने, मैं हरियाणा के संदर्भ में गिरा दूं। अगर राव इंद्रजीत गए, पिछला रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता, धर्मवीर सिंह गए, चौधरी बीरेन सिंह, अरविंद शर्मा गए, रमेश कौशिक गए। बिल्कुल सही बात। किसके नेता थे और बड़े नेता थे। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा सा आत्ममंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बनती है, उनका भी योगदान होता है। दूसरी बात, उपयोगिता कैसे होती है? हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ने से पहले हफ्तों कांग्रेस आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले रहे। कांग्रेस नेतृत्व के पास समय नहीं था मिलने का। उन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा का इस्तेमाल करके बीजेपी ने न सिर्फ आसाम, पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। तो ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक शैली और रणनीतिक शैली का फर्क है, इसको हमें समझना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई की उपयोगिता कांग्रेस की नजर में भी हो सकती थी, लेकिन सवाल वही है कि अगर सबकी महत्वाकांक्षा प्रदेश अध्यक्ष बनना है, सबकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनना है, तो बनेगा एक ही व्यक्ति। लेकिन उनके बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये दल के नेतृत्व का काम होता है, जो कांग्रेस का नेतृत्व पिछले कुछ सालों में नहीं राजकुमार जी, मैं यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में ये कहा जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी बार बार आरोप लगा रही है कि वो महत्वाकांक्षी इंसान है और इसीलिए वो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने पाला एक बार फिर से बदल लिया। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले बीजेपी में वो रह चुके हैं, फिर से बीजेपी में वो जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन किया। हाँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलिए बोलिए। क्या महत्वाकांक्षी होना पूरी बात है? अगर आप उसको पूरा करने के लिए सही रास्ता अपनाते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो वो कांग्रेस में रहते हुए चाहते थे, जो उनको कांग्रेस में नहीं मिला, क्या भारतीय जनता पार्टी में वो सब कुछ उनको मिल जाएगा और क्या उतनी राह उनकी आसान होगी? मैं वही कह रहा हूँ आपसे। पहली बात तो महत्वाकांक्षा हो रहा बुरी बात नहीं है, अगर आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। दूसरी बात, ये तथ्यात्मक रूप से शायद आपसे भूल हो गई, कुलदीप बिश्नोई भाजपा में कभी नहीं रहे। जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी हरियाणा जनता कांग्रेस, उसका भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। मैंने यही कहा, आपने शायद सुनने में गलती की है, मैंने यही कहा है कि जब वो भाजपा के साथ थे, जब वो बीजेपी के साथ थे, मैंने यही बोला है। अगर वो भाजपा में शामिल हुए हैं तो उन्होंने तय मान लिया है कि मुख्यमंत्री बनने, प्रदेश अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दे दी है, वो भाजपा के हिसाब से राजनीति करेंगे। चौथी बात जो शायद उन्होंने नहीं कही, लेकिन बहुत स्पष्ट है घटनाक्रम से, कि अब वो भव्य बिश्नोई को राजनीति में स्थापित करने के लिए काम करेंगे। उसके लिए उनको आज की तारीख में भाजपा से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई दूसरा नहीं दिखता। ठीक है, हाँ मलिक साहब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाह रहा था कि कभी भी कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा के सदस्य नहीं रहे। एक बारी गठबंधन हुआ था जब हरियाणा जनहित कांग्रेस, मैं गठबंधन की बात वो हरियाणा जनहित कांग्रेस जिसके 5 एमएलए को हुड्डा साहब ने चोरी करके 5 साल सरकार चलाई थी, और उसके बाद सरकार के पतन के बाद ये निर्णय आया कि वो स्पीकर को दे देना चाहिए था फैसला कि वो गलत इंडक्शन थी उन 5 की, और वो उन्होंने नहीं करा, जो कि फिर से ये दिखाता है कि
किस प्रकार की मंशा और नियत है हुड्डा साहब सरकार से डरे। दूसरी चीज मैं ये भी सामने आपके रखना चाहता हूँ कि इस समय एक चीज को समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कहाँ है और कैसे किसके साथ कैसी बात करता है। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण ये है कि आप जब किसी एक प्रांतीय नेता को आपके पास आए और आप उसको मैं खुद कुत्ता पालता हूं तो मेरे लिए तो वो बच्चे के बराबर है, अगर लेकिन फिर भी आपको उसका मान सम्मान करना पड़ेगा। और आप अगर उसका मान सम्मान नहीं करते और आप चीजों को इतना कैजुअली लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। और मेरा एक और आपसे चीज रखता हूं आपके सामने और आपके माध्यम से आपके दर्शकों के, आप हरियाणा के कोई बड़े नेता को जिसने कांग्रेस छोड़ी हो उस या जो अभी भी नेता हैं, चाहे वो किरण चौधरी हैं, चाहे वो शैलजा हैं, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हैं या अन्य लोग हैं, जब जैसे अपना डॉक्टर अशोक तंवर थे, आप मेरे को ये बताइए इन सारे नेताओं को हरियाणा के कांग्रेस के जितने भी नेता जो छोड़ गए और जो हैं अभी, उनकी सबकी परेशानी क्या है? एक परिवार, एक व्यक्ति। अब मैं जो शुरू में बोला था वही बोलता हूं कि जिस महिला ने प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल से चलाया उसका रिमोट तो भाटिया जी, एक परिवार एक व्यक्ति, एक परिवार एक व्यक्ति, क्या यही कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है क्या जी जो मलिक साहब कह रहे हैं? देखिए बीजेपी पार्टी ऐसी है जो कहती कुछ है करती कुछ है। ये परिवारवाद के खिलाफ की बात करते हैं और ये इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को ज्वाइन कराया, रेणु बिश्नोई जी को ज्वाइन कराया और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को ज्वाइन कराया। तो वो टिकट भव्य बिश्नोई के लिए मांग रहे हैं। बड़े लीडर खुद को वो क्लेम करते हैं कि मैं राजस्थान से भी वोट दिलवा दूंगा, पंजाब से भी दिलवा दूंगा, सारा हरियाणा मेरा, हरियाणा से भी मैं बीजेपी को वोट दिलवा दूंगा। तो ऐसे में वो परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने इनके ज्वाइन करने से पहले ही अपना रिएक्शन दे दिया था। इन्होंने कहा कि भाई वो एक दौर था 2009 में जो इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, कांग्रेस के कैंडिडेट तोड़े, कुछ दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट थे, इन्होंने अपना खाड़ा जोड़ लिया था। तो ऐसे में कहो कि वो पार्टी छोड़ के गए, ओवर एम्बिशियस लोग जो थे वो छोड़कर चले गए, जिनको ये था कि कांग्रेस में संघर्ष करना पड़ सकता है और वहां उनको नजर आ रहा था कि दुकान जम गई है। तो मैं मलिक साहब को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये धड़ेबाजी की बात हमारी पार्टी में करते हैं, अपनी पार्टी में भी जरा अपनी बगलें झांक के देखिए, वहां भी बहुत कुछ है। वहां रोहतक के आपके एमपी है, कितना बोल के गए मुख्यमंत्री के खिलाफ, रोज अपने विज साहब कितना खिलाफ बोलते रहे हैं आप। वो उसका ठीक है, वो कहना कांग्रेस पार्टी का काम है, इनका कहना नहीं है, लेकिन इनको भी अपना झांक कर देखना चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है। हमारी पार्टी हम संभाल लेंगे, हमारा हाईकमान सक्षम है, वो उसको संभाल लेंगे। केसी भाटिया जी संभाल नहीं पा रहे हैं हमारे जितने लीडर। केसी भाटिया जी, सबसे बड़ी समस्या यही है कांग्रेस पार्टी के लिए। जी, ये बात आपको माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप वाकई में संभाल नहीं पा रहे हैं। तो यही बात बीजेपी के साथ भी है, वो अपने बड़े बड़े लीडरों को वो भी नहीं संभाल पाए। उनकी नाक के नीचे से लोग चले गए, उनको चैलेंज करते हुए चले गए। ठीक है जिनके मैं नाम पहले से ले चुका हूँ। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश का यही दुर्भाग्य रहा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश ने विपक्ष के रूप में कांग्रेस को चुना और 31 सीटें दे दी। अब कांग्रेस जो है न तो बीजेपी पार्टी को संभाल पाई, क्योंकि उसकी कमियों को उठाने में ये बहुत पीछे रही है, और न ही सरकार को संभाल पाई। अगर जो भी कुछ जितना भी सरकार को की जो जनविरोधी नीतियों को उठाने का काम किया तो केवल और केवल अभय सिंह चौटाला ने किया। ये तो खुद जब अपने ही एमएलए को नहीं संभाल पाई, अब राज्यसभा के चुनाव में आप देख लीजिए, इनको आज तक यही नहीं पता कि किसने क्रॉस वोट की है। जो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा, वो सरकार को और दूसरी पार्टी को कैसे संभालेंगे? ये हरियाणा प्रदेश का जो है ना एक दुर्भाग्य रहा है। अगर जो भी प्रदेश की बातें उठाई हैं, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे अग्निपथ की बात हो, तो अभय सिंह चौटाला ही एक मात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को जनता के समक्ष रखने का काम किया है। दूसरी बात, अब ये दोनों भाई हमारे चैलेंज में चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, रमन मलिक जी बहुत पुराने
प्रवक्ता बहुत दिनों से हम इनके साथ बैठ रहे हैं और भाटिया जी भी पुराने हैं। दोनों एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं कि आप भूपेंद्र हुड्डा को ले आइए, आप उसको ले आइए। अब मैं ये कहना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि अब ये चुनाव जो है ये बिश्नोई जी का चुनाव नहीं होगा, ये बीजेपी का चुनाव हो गया है। आदमपुर हल्का बिश्नोई जी को सराखों पर बिठाता था, उनका सम्मान करता था और उनको 15 बार लगातार विजयी दिलाने का काम किया है। बट इस टाइम जो इलेक्शन है ये बीजेपी का आ गया, ये गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा और गवर्नमेंट का इलेक्शन आप देख चुके हो जिस प्रकार से ऐलनाबाद में पूरी ताकत के साथ सरकार ने हर हथकंडे को अपना करके लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी दाल नहीं गली और अभय सिंह जी 10,000 पहले से फालतू वोट लेकर के वहां पर विजयी हुए। अब वहां भी जितनी 10,000 का भी डिफरेंस क्यों रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। जिस प्रकार से अभी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और सीधा बीजेपी को फायदा देने का काम किया, इसी प्रकार से इलाहाबाद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो पहले 38,000 वोट हुआ करते थे वो 20,000 पर सिमट गए और इन्होंने सीधा बीजेपी का साथ देने का काम किया। यदि आदमपुर के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई षड्यंत्र नहीं करती है, अंदर खाने वो बीजेपी का साथ ना दे, तो इनको भी आदमपुर चुनाव में नाको चने चबाने पड़ेंगे, इनको जबरदस्त टक्कर का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आदमपुर की सीट लूज भी कर सकते हैं। अभी इतने ज्यादा लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है रमन भाई, चुनाव आएगा, जनता ने फैसला देना है। लेकिन हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल देखिए वो तो मतदाता का मूड है, किसको जिताएंगे किसको हराएंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का जो अंदरूनी ये खेल है, मैं कहता हूँ ये खेल इलाहाबाद की तरह से यहाँ पर ना खेला जाए, निकाय चुनाव की तरफ यहाँ पर ना खेला जाए, तो बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यहाँ एक मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और एक मजबूत प्रदर्शन करेगी। इलाहाबाद में 2021 के चुनाव की जब आप बात करते हैं और आप बोलते हैं कि 10,000 ज्यादा ले लिए, तो आपने पहले वहां से इस्तीफा क्यों दिया था अगर आपने फिर दोबारा चुनाव लड़ना था? आपकी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई थी। बिल्कुल पहले हमने किसानों के कहने पर इस्तीफा दिया था। किसानों नहीं, जवाब ले लो ना आप, साथ के साथ जवाब। नहीं सर, दूसरा सवाल भी है ना साथ में दूसरा सवाल भी है। एक सबसे पहले भी सोनीपत के और गुहाना वगैरह में चुनाव हुआ था, वहां पे क्लेम आपने करा था बड़ौदा का चुनाव, बड़ौदा के चुनाव में, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था, बड़ौदा के चुनाव में जब आप क्लेम कर रहे थे कि आप विजयी होंगे, आपने बहुत मुश्किल से अपनी जमानत बताई थी साहब वहां, और जबकि आप ये बोलते थे कि ये हमने भूपेंद्र हुड्डा से गढ़ ले लिया। आप जो है ना, आप ये अब एक्सेप्ट करिए कि आप किसी जमाने में आप सत्ता दल होते थे, उसके बाद मुख्य विपक्षी दल भी रहे, आज आप सिर्फ एक एमएलए की पार्टी हैं। आप जितने बड़े आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, आपके उतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं रहा। इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम कभी थे, हम 2, 4, 6, 8 भी ले रहे, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार, नॉन कांग्रेसी सरकार नहीं बनी, ये भी एक फैक्ट है। मैं आ रहा हूँ मलिक साहब, अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। मलिक साहब बात मैं यही बोल रहा हूँ सर कि हमने 2, 4, 6, 8 वाला भी टाइम देखा है, 12 वाला भी टाइम देखा है, लेकिन मैं इतनी आपको, आप हरियाणा का इतिहास देख लीजिए, गैर कांग्रेसी सरकार बिना भाजपा के नहीं बनी कभी। ठीक है विजय जी, बोलिए जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे राजकुमार जी के पास जाना है। हाँ बोलिए आप। हाँ आमिर जी, देखिए जो अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया विधानसभा से, वो किसान संगठन ने एक मांग रखी थी, अगर कोई हमारा सच्चा हितैषी है तो विधानसभा से इस्तीफा देकर के हमारे बीच में आई, और अभय सिंह चेतावनी दी थी। उसको लेकर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, इसीलिए काम पूरे नहीं हो जाते। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप कितने तैयार हैं उपचुनाव के लिए? हाँ, वो गए भी नहीं, कानून वापस होने के बाद ही वो विधानसभा में गए थे। ठीक है विजय जी, इसको लेकर बहुत चर्चा की है मैंने, हमने और आपने, आपको याद होगा, इसको लेकर बहुत चर्चा की है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बहुत चर्चा की है। वो चुनाव हो चुका है सर, वहां से जीत भी हो चुकी है, कम अंतर से हुई जीत। हार और जीत होती है, हार होती है, चाहे वो कम अंतर से हो या ज्यादा से, आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से मुझसे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी कितनी तैयार है इस उपचुनाव के लिए?
बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए अमित जी, कोई भी राजनीतिक दल है वो जब चुनाव में उतरता है तो जीतने के लिए उतरता है और जीत का वायदा भी करते हैं और दावा भी ठोकते हैं कि हम जीतेंगे। बाकी वहां की जनता का मूड है, वो किसको अपना समर्थन देती है, किसको आशीर्वाद देती है। अब बड़ौदा में भी जीत के लिए उतरे थे और हमारा दावा था कि हम इस गढ़ को छीनने का काम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बीजेपी वाले करते हैं और कांग्रेस और बीजेपी, भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी आज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो मिलजुल करके करते हैं। एक बात और रमन जी को एक बात और मैं बता दूं, 5 सेकंड और 2009 में आपकी मात्र 4 सीटें आई थी हरियाणा में। हाँ ठीक है सर, ठीक है राजकुमार जी। मैंने तो कभी मना ही नहीं करा, मैंने तो मलिक साहब आ रहा हूँ, मलिक साहब आ रहा हूँ, मैंने आपको 47 भी याद दिला। हाँ मलिक साहब आ रहा हूँ, मलिक साहब 2019 में हमारा एक विधायक रह गया, हम मानते हैं इस बात को। अरे ठीक है हमारा बैक था, सेटबैक जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, सब हम मानते राजकुमार जी। लेकिन आज की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, जानना चाहूंगा, आज हम विजय जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, ठीक है मैं आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ। राजकुमार जी, विजय जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने से फायदा हमें होने वाला है। ये मतलब विजय जी जो एक बात कह रहे हैं और ये जो कॉन्फिडेंस उनका है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, मतलब आप क्या कहेंगे? विजय जी ने जी ये कहा तो है, लेकिन इसका गणित नहीं समझाया। हाँ वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं उसको? लेकिन ये सच्चाई है कि हिसार वो क्षेत्र है जहाँ देवीलाल परिवार का अच्छा असर रहा है, चाहे वो पार्टी इनेलो रही हो या बाद में फिर दो फाड़ हो गई हो। समस्या ये है कि जब तक इनेलो एकजुट थी, हिसार में पार्टी का दबदबा था, लेकिन उस समय भी आदमपुर अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भजनलाल परिवार को कोई चुनौती नहीं थी, बुरे से बुरे वक्त में भी। तो हिसार में दबदबा था, लेकिन पार्टी दो फाड़ हो गई। दुष्यंत चौटाला वहां से एमपी रहे थे, तब रहे थे जब पार्टी एकजुट थी, एक पार्टी होती थी, लेकिन अब दो धड़े हो गए। अब दो धड़ों के बाद हिसार में कितना दबदबा बचा है वो चुनाव में आकलन होगा। दूसरा, आदमपुर में कभी उस तरह का दबदबा नहीं रहा कि भजनलाल परिवार को पराजित कर सके। तो आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई जीतते रहे, भजनलाल जी जीतते रहे। अब अगर भव्य बिश्नोई उतरते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगी, खासकर तब जबकि भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे। तो मुकाबला देखने वाली बात ये होगी कि आज की तारीख में मानता हूं कि मुख्य मुकाबला उनका कांग्रेस से होना चाहिए। मैं उनके दावे को नहीं नकार रहा कि विजेंद्र रेणु जी जो कह रहे हैं या कल को जसपा के लोग जो भी कहेंगे, हालांकि जसपा गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार से होगा। अब मुकाबला कितना देखिए होगा, कितना कड़ा होगा, ये आने वाले वक्त पर निर्भर करेगा, दोनों दलों के उम्मीदवारों पर निर्भर करेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई जो भी वहां से चुनाव लड़ेंगे, उनका अब बीजेपी के साथ होना और ज्यादा फायदेमंद हो गया, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से। देखिए निश्चित रूप से भाजपा का अपना जनाधार है, वहां पर कम है ज्यादा है। और कुलदीप बिश्नोई के पास इतना था कि वो अकेले एकदम जीत के आए, तो दोनों चीजें जब ऐड होंगी तो बढ़ेगा ना, कम तो नहीं होगा। ठीक है, ये मानना कि कुलदीप बिश्नोई के पास खाली कांग्रेस का जनाधार था, अपना है भजनलाल का नहीं था, मुझे लगता है व्यवहारिक नहीं। ठीक है, हाँ विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि राजकुमार जी, अब इलेक्शन जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट लड़ेगी, अब कुलदीप बिश्नोई नहीं लड़ेगा। और गवर्नमेंट ने जो 8 साल में हरियाणा प्रदेश के जो कार्य किए हैं और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जन विरोधियां नहीं, चाहे वो बिजली की हो, महंगाई की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, वो सारा हिसाब ये एक समस्या हो गई है कि वो जीतेंगे या हारेंगे। मैं कोई विजय जी, ये एक समस्या हो गई है आपके साथ कि जहां चुनाव जीत जाते हैं, अभी ये आपके साथ समस्या हो गई है। जहां चुनाव जीत रहे हैं वहां सब कुछ ठीक है, वहां सब कुछ अच्छे से हुआ। जहां चुनाव आप हार गए वहां पर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है। ये विपक्ष की कहीं ना कहीं अब एक मैं तो कहूंगा एक वो बना लिया है आपने, एक कहते ना कि नहीं, तकिया कलाम बना लिया है। नहीं अमित भाई, मैं ये नहीं कह रहा तकिया कलाम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिस प्रकार से 8 साल के शासन में जो सरकार की नीतियां प्रदेश के सामने है और जो व्यवस्था प्रदेश के सामने है,
उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आदमपुर इलेक्शन में पड़ेगा। आदमपुर में बिश्नोई जी का, भजनलाल जी का दबदबा हुआ करता था, ये मैं मानता हूं, बिल्कुल अच्छे से मानता हूं। बट अब ये सरकार का इलेक्शन होगा, समय की कमी है सर, बिश्नोई जी का समय की इलेक्शन कमी है। होगा। मलिक साहब और मैं आपका, मानता राजकुमार हूं जी कि आपका, यहाँ विजय जी सरकार को आपका, कड़ी केसी मशक्कत भाटिया जी आपका, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस का साथ छोड़ देना और बीजेपी का दामन थाम लेना किसके लिए नफा है, किसके लिए नुकसान है, ये समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।